Hello and welcome to the channel The Stormland. My name is Said Farman and हम डिस्कस करें क्लास 10th की बायोलॉजी। कल के लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। हमने एक डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। 2 किडनीज आती हैं, 2 यूरिटर्स आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है और किडनी में क्या चीजें हैं जो यूरिन फॉर्मेशन करती है, जो ब्लड से यूरिया को निकाल के या नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल के यूरिया में कन्वर्ट करके हमें जो है यूरिन उसको बना के देती है। तो क्या क्या चीजें किडनी में है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे आज। और साथ ही में हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा आज के लेक्चर में। और आप ये चैप्टर जो है कंप्लीटली अभी लेक्चर सुन के पढ़ सकते हैं और आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर होंगे। ये जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन की है। नेफ्रॉन क्या होता है अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमने ये पढ़ा था कि एल्वियोलाई जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, ठीक। एल्वियोलाई में ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, वहां पे ही गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसी तरह सिमिलरली जो किडनी है, किडनी में भी एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। जब हम किडनी को डिवाइड करते हैं तो हमें अंदर क्या मिलता है, छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं जो फंक्शनल है, ठीक, जो काम करते हैं एंड स्ट्रक्चरली उसको क्रिएट करते हैं, उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली अप टू 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में हो सकते हैं, ठीक है। वहां तक उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन लेते हैं हम, ठीक है। अब किडनी को क्या करना है, किडनी को ब्लड जो आ जाएगा, ब्लड में से वेस्ट को निकाल के यूरिन बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, क्या होता है किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ पे नेफ्रॉन लिखा है, ये आपको ड्रा करनी भी आनी चाहिए और उसके पार्ट्स भी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, नेफ्रॉन में कुछ नेफ्रॉन के पार्ट देखते हैं पहले। सबसे पहले ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये जो कप शेप है, इसको हम बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल, ठीक है। बोमेनस कैप्सूल जो है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट है। उसके बाद ये जो बोमेनस कैप्सूल है ये कंटिन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। अब ट्यूब्स जो है ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब, यहाँ पे जो ये ट्यूब जो यहाँ पे कंडेंस ट्यूब है, यहाँ पे जो कॉइलर ट्यूब है और यहाँ पे जो कॉइलर ट्यूब है, ठीक। हमारे टेक्स्ट में 10th की टेक्स्ट में इसको लिखा है ट्यूब, ठीक है, या हमें लिखा है सीधे लिखा है ट्यूब्यूलर पार्ट। लेकिन इसके क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो नेफ्रॉन के बोमेनस कैप्सूल के साथ ही वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिल जाता है उसको बोलते हैं डीसीटी, ठीक, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इन दोनों के बीच में जो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लूप शेप यहाँ पे, इसको बोलते हैं हेनली लूप, ठीक है, हेनली लूप। एंड लास्ट में सारे नेफ्रॉन्स जिसमें अपनी सिक्रीशंस को पोर करते हैं, जिसमें अपना सारा यूरिन डालते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। ये जो यहाँ पे है ये और नेफ्रॉन्स, बाकी नेफ्रॉन्स इसमें अपनी कलेक्शन ला रहे हैं। तो ये जो है ये नेफ्रॉन के पार्ट्स है। अब नेफ्रॉन के फंक्शन देखते हैं क्या होता है। ग्लोब जो बोमेनस कैप्सूल है उसमें क्या होता है, एक कल जो अगर आपको कल का याद होगा कि हमने एक बोला था, हमने 2 एक तो वीन एक आर्टरी बनाई थी, ठीक। हमने बोला था उसको रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी या एफरेंट आर्टरी बोलते हैं उसको, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक। वो आ जाती है और इसी बोमेनस कैप्सूल में चली जाती है, ठीक। वो पार्ट, वो छोटी सी उसका पार्ट ब्रांच, उसकी ब्रांच रेनल आर्टरी की वो आ जाती है और चली जाती है हर एक नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में, ठीक है। एक एक ब्रांच चली जाती है, बहुत स्मॉल होती है। अब हमें ड्रा करने के लिए इसको बड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है उसके बाद, जब ये बोमेनस कैप्सूल में चली जाती है ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, तो यहां पे डिवाइड होती है इन द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कैपिलरीज, ठीक है। स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होती है, यहाँ पे कैपिलरीज है अंदर इसके, बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होती है। एंड फिर लास्ट पे फिर वापस निकलती है एक और, यहां से फिर वापस ये मिक्स होके एक और ब्रांच बनाती है जो बाहर निकलती है। इसको ये फिर ट्यूब्यूल्स को जो है एनसर्कल करती है, ठीक। तो छोड़ो अभी हम देखेंगे कि एफरेंट आर्टरी आ गई। एफरेंट आर्टरी में ब्लड है, ठीक है। वो ब्लड जो जिसमें वेस्ट है वो ब्लड आ जाता है और चला जाता है इस जो ये कैपिलरी स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। बोमेनस कैप्सूल में जब रेनल आर्टरी का एक ब्रांच चला जाता है
जो स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होता है, जब वो स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होता है इस कप शेप में, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। उसके बाद वो और एक ब्रांच में कन्वर्ट होकर वापस से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ से ब्लड आ जाता है और ये स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है ये आर्टरी, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। यहाँ पे जो ये बोमेनस कैप्सूल है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसमें यहाँ पे सिल्ट्स होते हैं। इसकी सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स जो होती है वो होती है इसके अपर लेयर में जो सेल्स होती है उनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। वो सेल्स क्या करती हैं, उनमें लूज गेप्स प्रेजेंट होते हैं, सिल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वो सिल्ट्स किसमें हेल्प करते हैं, जब यहां से ब्लड आता है कैपिलरीज में, उसको वो फिल्टर करते हैं, इसी बोमेनस कैप्सूल में डालते हैं। एक्सेप्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का अगर हम देखेंगे, प्लाज्मा में लार्ज प्रोटीन्स को छोड़ के जो इन सिल्ट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सारा चला जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से वो निकल जाता है, बाकी जो ब्लड में रहता है वो चला जाता है, वो यहां से इसको इसमें आ जाता है। ठीक है, यहां से ब्लड आ गया, ठीक, यहाँ पे हो गया, वो सारा इसमें चला गया बोमेनस कैप्सूल में, यहां से ऐसे ऐसे चला गया इसमें। तो फिर क्या होता है, वो निकल जाता है यहां से, जो अब उस ब्लड वेसल में रहता है। यहां से जो चीजें चली जाती है अब तो सारा इसी में चला जाता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो भी प्लाज्मा में होता है वो सारा चला जाता है इस ट्यूब्यूल में। ठीक है, इस ट्यूब्यूल में वो ऐसे जैसे यहां से चलता है, यहां से फिर इसमें डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं डाल दिया जाता कि सारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड उसी में चला जाए, कलेक्टिंग डक्ट में और यूरिन बन जाए। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। ये जो आप कैपिलरी देखते हैं जिसको सराउंड कर रही है, ये इंपॉर्टेंट चीजें या हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको वापस एब्जॉर्ब करती है एंड इसमें खाली वाटर एंड यूरिया को रखती है। ये कैपिलरीज क्या करती है, जब ये इसको सराउंड करती है तो यहां से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एटसेट्रा को वापस लेती है इस ब्लड कैपिलरी में। ठीक, जब इस ब्लड कैपिलरी में वापस आ जाते हैं, ये यहां तक सबको सराउंड करके फिर यहां से ये वापस निकलती है ब्रांच ऑफ रेनल वीन, एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं इसको। ये जो फिर ये ब्रांच है, इसमें जो है सारा ब्लड कंपोजिशन वापस आ जाती है एक्सेप्ट यूरिया। ठीक, एंड एक्सेस वाटर भी यहीं पे रिमूव किया जाता है। फिर वो जो है हमारा प्योर ब्लड जो है वो यहां से वापस आके चला जाता है हमारे बाकी भी कैपिलरीज हार्ट में, फिर पंप किया जाता है बॉडी में। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से आपको मैं समझाता हूं कि यहां से ब्लड आ जाता है, फिर वो ग्लोमेरुलस में चला जाता है। ग्लोमेरुलस में जो यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ बोमेनस कैप्सूल है उसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, उन सेल्स को। वहां पे सिल्ट्स होते हैं और वहां पे फिल्ट्रेशन होती है। प्लाज्मा ऑलमोस्ट सारा चला जाता है। प्लाज्मा की कंपोजिशन जो होती है उसमें खाली एक्सेप्ट फ्यू लार्ज प्रोटीन्स एंड सम वाटर, बाकी इसमें चला जाता है। वो जो है लार्ज प्रोटीन्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड कुछ और, वो यहां से मूव करते हैं इन कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज इनको सराउंड करती है और यहां से सारी चीजें एब्जॉर्ब करती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें एक्सक्रीट नहीं करनी है, उनको वापस लाके यहां से ब्लड में पोर करती है। और जो चीजें यूरिन एटसेट्रा या एक्सेस वाटर जो हमें बाहर फेंकना है, जो हमें एक्सक्रीट करना है, वो यहां से चला जाता है और यहां से फिर कलेक्टिंग डक्ट में इसको कलेक्ट किया जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, ये सारे आपस में जमा होके रेनल पेल्विस में डाल देते हैं यूरिन को। उसके बाद वो यूरिटर्स के थ्रू चला जाता है यूरिनरी ब्लेडर में। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मैं चाहता था कि मैं किडनी को भी आपको थोड़े से अंदर वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, लेकिन आर्किटेक्ट ने नहीं दिया तो आपको कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। वरना हमारी किडनी भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स, मेडुला में फिर रेनल पायरामिड्स होते हैं एटसेट्रा, वो कॉलम्स ऑफ ब्रिटेन एटसेट्रा, वो आपके लिए डिफिकल्ट अभी होगा। अभी अगर आप इतना समझते हैं तो आपके लिए ये एनफ है, मोर देन एनफ है। ठीक है, ये जो ये हेनलीज लूप है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यूरिन जो है कंसंट्रेटेड नहीं बनेगा। हेनलीज लूप के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये होता है, ये होती है ये डिसेंडिंग लिम्फ होती है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलीज लूप या डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ होती है और ये होती है असेंडिंग लिम्फ। ठीक है, या असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप। हेनलीज लूप में जो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट है, इनकी अलग अलग परमिएबिलिटी होती है। ये जो वाला पार्ट ये परमिएबल टू वाटर होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इसी वजह से जो है ये कंसंट्रेट करते हैं यूरिन को और लास्ट पे हमें कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है। बाकी जो भी चीजें हमें इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए वो वापस से एब्सॉर्ब होती है। मैं होप करता हूं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या मैकेनिज्म है, किसके थ्रू ये यूरिन जो है फॉर्मेशन हो जाती है। वापस आ जाती है अपनी चीजों पे।
Filtrate is equal to 180 लीटर पर डे बट यूरिन इज इक्वल टू 1 to 2 लीटर्स ओनली। तो क्या होता है कि 180 लीटर दिन में फिल्टर किए जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी जो है फिल्ट्रेशन हो जाती है, ऑलमोस्ट सारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन यूरिन जो है 1 to 2 लीटर ही होता है। तो क्या हो जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो 99% हो जाती है, ठीक है। 99% हो जाती है क्या, रीअब्जॉर्प्शन। जो एक कैपिलरीज है ट्यूब्यूल से 99% रीअब्जॉर्ब करते हैं, याद रखना है ये 99% रीअब्जॉर्प्शन होती है। यूरिन का पीएच 6 होता है, ऑलमोस्ट 6 के करीब ही होता है, ठीक। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे टेक्स्ट ने इतना दिया है, मैं चाहता हूं कि यही अच्छे से समझ में आ जाए तो ये एनफ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे टेक्स्ट में और कुछ दिया है हीमोडायलिसिस के नाम से और किडनी ट्रांसप्लांट। तो पहले आप अगर चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसमें इतना अगर आप याद रखते हैं, इतना जो है मोर देन एनफ आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, ठीक है। डायग्राम आनी चाहिए, डायग्राम कैसे बनानी ये आपको सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है बहुत बार, आपको ये आ जाएगी, ठीक। तो चलते हैं यहाँ पे हीमोडायलिसिस। कभी आपने सुना होगा कि किसी की किडनी फेलियर हुई है या किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, पहले क्या हुआ करता था, जब नहीं होती थी वो मर जाते थे क्योंकि वेस्ट एक्यूमुलेट होता था ब्लड में। तो फिर क्या होता, नेचुरल सी बात है, वो मर जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि हमने एक टेक्निक डेवलप की जिसको हमने हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। हम एक डायलिसर बनाया हमने, डायलिसर में हमने क्या है, सेलुलोज ट्यूब्स बनाए, ठीक है। उनको एक डायलिसिंग फ्लूइड में रखा। वो डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होता है, वो डायलिसिंग फ्लूइड की कंपोजिशन होती है सेम एज आवर ब्लड, ठीक है। जितनी कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में होती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड में होता है, उस डायलिसिंग फ्लूइड की भी वही कंपोजिशन होती है, ठीक। एक्सेप्ट एक चीज, उसमें कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होती, लेकिन हमारे ब्लड में वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम किसी कन्वीनियंट आर्टरी को लेके वहां से ब्लड निकालते हैं और उसको एंटी हिपैरिन ऐड करते हैं, जो एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। उसको हिपैरिन ऐड करके उसको लगाते हैं उन सेलोफेन ट्यूब्स में। वो डायलिसिंग फ्लूइड से चला जाता है और वहां पे जो भी उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि यहां पे भी वही हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन का कंसेप्ट है। जब हम सेलोफेन ट्यूब में ब्लड डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूरिया या नाइट्रोजनस बेसिस वो हाइपरटोनिक है, लेकिन जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसमें कोई भी यूरिया नहीं है, तो वो उसके लिए वहां पे ग्रेडियंट क्रिएट होता है और यूरिया चला जाता है सेलोफेन ट्यूब से उसी डायलिसिंग फ्लूइड में, और हम डायलिसिंग फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और नया फ्लूइड ऐड करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो एक बून है थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स के लिए जो इससे सर्वाइव करते हैं, उनको पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डायलिसिंग फ्लूइड डायलिसर यूज करके वो निकालना पड़ता है। और एक चीज है जिससे हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। बहुत बार आपने सुना होगा किसी ने अपने किसी क्लोज रिलेटिव की किडनी जो है उसमें ट्रांसप्लांट की है एटसेट्रा। जब किडनी फेलियर हो जाती है, दोनों किडनी फेल होती है, तो अगर कोई क्लोज रिलेटिव है तो वो अपनी किडनी दे सकता है उस पेशेंट को। तो क्या होता है, किडनी को एक पेशेंट से निकाला, एक जो हेल्थी इंडिविजुअल है उससे निकालते हैं थ्रू सर्जिकल मेथड्स एंड उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। वो किडनी हम उसमें फिर इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं ताकि किडनी रिजेक्शन ना हो एटसेट्रा। वो भी एक मेथड है जिससे हम किडनी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट होते हैं, सपोज लिवर, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो जो है ये लिविंग कंडीशन में भी आप जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हो। या मेजरली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऑर्गन तभी डोनेट किए जाते हैं जब वो या तो डेड हो, तभी डेड हुआ हो, या तो वो ब्रेन डेड हो, ठीक। पेशेंट्स उसे डेड जो है कंसिडर करते हैं, या डेड वो कहते हैं कि ये डेड है, अभी ब्रेन डेड है, तो ये कोमा में चला जाता है, बहुत फिर 1% चांसेस आ जाए रहते हैं कि वापस आने के, तो उसको ब्रेन डेड फिर बोल देते हैं। वहां पे भी हम जो है ऑर्गन निकाल के ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। बाकी यह इंपॉर्टेंट इसमें था, मुझे लगता है मैंने सब डिस्कस किया है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से वो डिस्कस करूंगा। इंटरेस्ट क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। स्टिल अगर आपको कोई लगता है कि आपको इसमें डिफिकल्टी है, एक कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उस कमेंट पे ही उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में दिया गया है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ, ये आप खुद बोलेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो यू हैव वेस्टेड एवरीथिंग। आपने मेरे सारे लेक्चर्स कोई भी अच्छे से नहीं सुना है। आपको क्या करना है, फिर से वापस जाना है, आपको सारे लेक्चर्स फिर से सुन के टेक्स्ट पढ़ के यहाँ पे वापस आ जाना है।
किडनीज आर इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैं बोलता हूं बी है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो टेक्स्ट को पढ़ना है एंड लेक्चर को फिर से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव, क्या बोलते हो? ठीक, ऑल ऑफ द अबव आंसर है फोर्थ वाला। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in cytoplasm, chloroplast, mitochondria and nucleus. जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा इसमें, ठीक है। हाउ आर फैट इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, व्हाट डज द प्रोसेस टेक, व्हाई डज द प्रोसेस टेक प्लेस? पता है, हमने पढ़ लिया है। अगर नहीं पता है तो डाइजेशन वाला जो है लेक्चर फिर से देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, सेलेवा का क्या रोल है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि सेलेवा में जो टायलिन है या सेलेवरी अमाइलेज है वो 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च होती है हमारे माउथ में बिकॉज ऑफ सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। नेसेसरी कंडीशंस क्या है? ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 3 द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, तो कंडीशन यही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ठीक। बाई प्रोडक्ट्स क्या है? ऑक्सीजन निकलता है वहां से। सिंपल से क्वेश्चन से, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, पता होनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो वही बात फिर से लेक्चर को फिर से देखना है। हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिस्कस किया था हमने। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज, ऑक्सीजन कम कैरी होगा तो हमें उसको हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। एनीमिया लो हीमोग्लोबिन या हमारी बॉडी में जो है कम ऑक्सीजन चला जाएगा, हम डिजीनेस या लेजीनेस एक्स्ट्रा हेडेक एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो चीज है बी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन आपको डिफाइन करनी है, डबल सर्कुलेशन क्या है मैंने डिस्कस की है, मैंने बहुत इलॉबरेट वे में डिस्कस की है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिक्स वहां पे ब्लड नहीं होता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम में क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है और डिफरेंस क्या है, जाइलम में क्या होता है, फ्लोएम में क्या होता है, डिस्कस किया है। एक लेक्चर में हमने यही दो चीजें डिस्कस की है। इसी तरह जो भी लास्ट वाला क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोल इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी, ठीक। हमें एल्वियोल है जो लंग्स में है और नेफ्रॉन जो यहाँ पे किडनी में है, इसकी फंक्शन को हमें आपस में कंपेयर करना है कि यहाँ पे बी जो कैपिलरी की एक ये बन जाती है, ग्लोमेरुलस जो बन जाता है, ये कैसे हेल्प करता है। वहां पे भी जो लास्ट पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोल में चला जाता है, तो वो किस तरीके से हेल्प करता है। यहाँ पे भी 3 लेयर वॉल हो जाती है, तो कैपिलरी वॉल बीच में होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड वॉल ऑफ दिस ग्लोमेरुलस वोमेनस कैप्सूल। इस तरह वहां पे भी एल्वियोलर वॉल, ब्लड कैपिलरी एंड बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपको कंपेयर करके आंसर लिखना है। बाकी कोई भी चीज इसमें जो है डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीजें सिंपल है। आपको एक बार लेक्चर को अगर आपने देख लिया है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो एंड यू आर नो मास्टर इन दिस चैप्टर, अगर आपने सब अच्छे से पढ़ लिया है। बाकी वही है, इसको वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो आपके फ्रेंड्स क्लास 10th में आ गई है उनको बोलना है बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इतनी अच्छी डायग्राम्स है एटसेट्रा सब। बाकी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा लाइक का बटन जो है वो दबाना है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।